से उपचार, गरीबी ने ली 8 की जान। जी हां, बात कर रहे हैं छिंदवाड़ा की, जहां पर एक आदिवासी युवक ने अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। माँ, पिता, भाई, भाभी, बहन, बच्चे और अपनी पत्नी को भी नहीं छोड़ा। बताया जा रहा है मासूम भतीजी की भी जान ले ली। आखिरकार अपनी जिंदगी भी बाद में उसने खत्म कर दी, फांसी लगाकर जान दे दी। तो पहले एक एक कर परिवार के सदस्यों को रात को मारा, सोते हुए कुल्हाड़ी से हमला किया और फिर खुद भी फांसी पर लटक कर जान दे दी। ऐसा हुआ क्यों, अभी वजह का पता नहीं चल पाया है, लेकिन यह भी पता चला कि ये युवक मानसिक रूप से बीमार था। इलाज के नाम पर झाड़ फूंक परिवार वाले करा रहे थे। डॉक्टरी इलाज की बजाय झाड़ फूंक परिवार करा रहा था। अब परिवार में जो कुछ लोग बचे हैं वो ये बता रहे हैं, बहुत लंबे वक्त से युवक बीमार था, दिमागी हालत ठीक नहीं थी, वक्त वक्त पर उसको काफी दिक्कत होती थी और उसका झाड़ फूंक से इलाज कराया जा रहा था। कुछ वक्त के लिए वो ठीक भी हो गया था, लेकिन परिवार वाले खुद इस बात से सकते में हैं, हैरान हैं कि अचानक फिर से उसकी तबीयत बिगड़ी और रात को उसने इस वारदात को अंजाम दिया। परिवार वाले ऐसा कह रहे हैं। सोचिए, डॉक्टरी इलाज की जगह कराया गया झाड़ फूंक और उस पर भी ठीक हो जाने का भरोसा। सवाल यह है कि आखिर क्यों वहां पर कोई भी डॉक्टरी सेवा उपलब्ध नहीं थी। काफी गंभीर सवाल है कि क्या ये गरीबी और जागरूकता की कमी का नतीजा है। क्या युवक का सही इलाज कराया जाता तो हो सकता है ये घटना नहीं होती, इस घटना को टाला जा सकता था। तो आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। आप भी हमें फोन करें, आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। हमारा फोन नंबर 8178999182 है। जो तमाम दावे किए जाते हैं आदिवासी लोगों के विकास के, वो दावे क्या वाकई में उन आदिवासी गांवों तक पहुंच रहे हैं, ये सवाल जरूर खड़ा होता है इस घटना के बाद। परिवार की हत्या करने वाले दिनेश के चाचा कल्लू सिंह से पटेल, उन्होंने बात की थी। एनडीटीवी के हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की। उन्होंने बातचीत में बताया कि क्या हालत दिनेश की थी, हुआ क्या क्या था। आइए सुनते हैं। छिंदवाड़ा के बोदल कछार में एक दर्दनाक हत्याकांड सामने आया है, जिसमें एक परिवार के युवक ने अपने पूरे परिवार को मौत के घाट उतारा है, जिसके बाद उसने भी आत्महत्या कर ली। इस मामले में जो बोदल कछार गांव है उसमें सनसनी फैली हुई है, गांव में दहशत का माहौल है। उस परिवार के चाचा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर वजह क्या है जो एक युवक हत्याएं करता है और आत्महत्या करता है। क्या नाम है? मेरा कल्लू सिंह सुइयाम पटेल। कल्लू भाई, क्या हुआ है और ये कौन लगता था आपका? ये मेरा भतीजा लगता था सर, और वो 2 दिन पहले उसका दिमाग करेक्ट हो गया था। करेक्ट होने के बाद में वो कुल्हाड़ी लेकर रात में घूमने लगा था। तो क्या हुआ का हमको सो ये सब मालूम नहीं रहती, वो हमारे पास में नहीं आता कुल्हाड़ी लेके, तो हम भी नहीं जान पाते उसको। तो हम यहाँ पे सो रहे थे आंगन पे, तो वो कुल्हाड़ी लेके आया और मेरे बच्चे लोग सो रहे थे पीछे तरफ। तो वो घर में घुसा कुल्हाड़ी लेके, तो कुत्ता था बच्चों के साथ में। तो वो कुत्ता बैठा था बच्चों के साथ में। तो कुत्ता उसको देखकर वो भूखा तो मेरी नींद खुली। तो मैंने आवाज लगाया कि भाई कुत्ता भूख रहा कौन है? तो इतना बोला तो वो लौट के वापस भगा। तो मैंने उससे बोला कि यार भूरे तू क्यों भाग रहा है, कुल्हाड़ी लेके क्यों घूम रहा है? इसने नहीं बोले, जे घूम के चलेगा घर। फिर उसके भाई को बुलवाया। मैंने कहा यार ये मतलब रात में कुल्हाड़ी लेके घूम रहा था। तो फिर मैंने उसको बोला कि यार जिसका दिमाग करेक्ट होगा इसका, मैंने को उसको कुछ दिखवाओ, उसको इलाज करवाओ, इसकी तबीयत ठीक नहीं है ना। तो उसको सर हमने एक पंडा के पास में उनको झराई फुकाई करवाने के लिए ले गए है ना। झराई फुकाई करवा के लाए उसको, तो उसको खुद थोड़ा उसका माना ठीक हो गया। ठीक होने के बाद में वो 2 दिन ठीक रहा। तो रात में 2 बजे बाद जब बाजू में मेरी भाभी जी का मकान है, तो वहाँ पे कुल्हाड़ी लेके आया। तो उसके बच्चे और उसकी दादी सो रही थी बाहर। तो बच्चे को कुल्हाड़ी मारा तो बच्चे किर्रा के वो जागा तो वो दादी भी जग गई। तो बोले क्या होगा। तो उसने देखा कि उसने तो कुल्हाड़ी मार दिया, भूरे ने बोले कुल्हाड़ी मार दिया। फिर हम सबको आवाज लगाने के बाद हम दौड़े तो वो तो मारने वाला नहीं मिला, वो भाग गया। फिर हमने उनको आवाज लगाया, घर वालों को आवाज लगा, तो उन लोगों ने नहीं बोले। तो हम सब लोग जुड़ के परिवार को उनको देखने के लिए गए, घर में देखने के लिए गए। तो उनकी खून बह रहा गले से, उनकी मम्मी के, उसकी बहन के,
फिर उसके बाद थोड़ा और चल के देखे तो भाई के भी, उसकी भाभी के भी, बच्चे की, उसकी पत्नी के भी, सब लोग देख के उसको, और हम वापस आए। वापस आने के बाद में फिर हम 100 नंबर लगाए। 100 नंबर लगाने के बाद में फिर पुलिस आई। तो पुलिस आने के बाद में फिर हमने उसको ढूंढे, घर के आसपास ढूंढे, भीतर ढूंढे, नहीं मिला। फिर नदी नाला बाहर देखे तो एक झाड़ पे वो माने लटका, उसने खुद ने फिर आत्महत्या, खुद में एक आंवले के झाड़ था उसमें लगा लिया उसने। अच्छा, इस पूरे घटनाक्रम में कितने लोगों की हत्याएं हुई और कौन घायल है? इसमें सर 7-8 लोगों की उसने मतलब हत्या कर दिया, और एक अभी घायल है, एक बच्चा। तो ये परिवार के एक चाचा हैं जिनका साफ तौर पे कहना है ये उस घटना के प्रत्यक्षदर्शी भी हैं। यदि ये रात में नहीं शोर मचाते और नहीं देखते पूरे गांव के लोग, तो वो युवक और लोगों की हत्याएं करता। मानसिक संतुलन खोया था उस व्यक्ति का, जिसके चलते उसने इस घटना को अंजाम दिया। बोदल कछार से संजय दुबे, एनडीटीवी। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हम बात करेंगे हर उस पहलू की जो इस खबर के बाद से सामने आता है और तमाम सवाल भी खड़े होते हैं। संजय दुबे हमारे संवाददाता तो हमारे साथ रहेंगी, साथ ही हमारे साथ डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी रहेंगे, साइकाइट्रिस्ट हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रभाकर तिवारी रहेंगे, चीफ मेडिकल और हेल्थ ऑफिसर हैं भोपाल से। अर्चना साय डायरेक्टर हैं आरएम से, हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए। सत्यकांत जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, मैं ये जानना चाहूंगी, जिस तरीके से कहा यह जा रहा है कि मानसिक रूप से बीमार ये शख्स था जिसने इस घटना को, जिसने इस वारदात को अंजाम दिया, अपने ही परिवार के 8 लोगों की जान ले ली, खुद आत्महत्या कर ली। 1 हफ्ते पहले इस युवक की शादी हुई थी। क्या मानसिक लेवल उसका रहा होगा, मानसिक स्थिति उस वक्त? क्या ये संभव है कि मानसिक रूप से बीमार एक शख्स इतना बड़ा कदम उठा ले कि 8 लोगों को वो मार देता है और उसके बाद खुद भी उसने आत्महत्या कर ली? ज्योति जी, जैसा कि आपने बताया मुझे, चूंकि मैंने उनका एग्जामिनेशन तो नहीं किया हुआ है या पहले नहीं मिला, लेकिन जो भी एक घटनाक्रम बन रहा है और जो हमारा लिटरेचर कहता है वो ये कहता है कि हत्या करने के बाद आत्महत्या करने की जो घटनाएं हैं उनमें मानसिक रोगों की बड़ी भूमिका है। जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर है या डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, या कई बार ऐसा देखा गया है कि अपने स्पाउस के लिए एक ईर्ष्या का भाव भी रहता है, एक जलन का भी भाव रहता है। कई बार कुछ सामाजिक समस्याएं होती हैं जिसमें व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरे परिवार को कहीं मेरे जाने के बाद कुछ परेशानियां फेस ना करनी पड़े, किसी कलंक का भाव ना सहना पड़े, कोई लोग उनके बारे में कुछ कमेंट ना करें। इसकी वजह से उसे लगता है कि पहले मुझे परिवार की हत्या कर देनी चाहिए और उसके बाद वो व्यक्ति तुरंत आत्महत्या कर लेता है। क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड है, जो गैप है, वो काफी कम है, मतलब हत्या के तुरंत बाद ही उन्होंने आत्महत्या करी हुई है। तो ऐसे में जो रिसर्च है वो ये बताता है कि मानसिक रोगों की बड़ी भूमिका होती है। तो निश्चित तौर पर मानसिक रोग इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और मैं प्रशासन से, प्रभाकर सर भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, मैं गुजारिश करूंगा कि इस पूरे केस की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी होनी चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं ना हो, उसके लिए हम प्रबंधन या रणनीति बना सके। जी बिल्कुल, सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर हुआ क्या था। डॉक्टर प्रभाकर, मेरा अगला सवाल आपसे है। हम अपने सहयोगी संजय दुबे, जो उन्होंने वहां पर जाकर पूरा जायजा लिया, लोगों से बातचीत की, उस गांव को देखा जहां पर इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, सवाल ये खड़ा होता है, हम तमाम दावे सुनते हैं कि आदिवासियों के लिए ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, ये हो चुका है, लेकिन एक ऐसा गांव जहां पर करीब 20 घर हैं इस गांव में आदिवासियों के, एक भी स्वास्थ्य केंद्र इस गांव में नहीं है। लोग, अगर मान लीजिए होता शायद अगर स्वास्थ्य केंद्र, तो इलाज के लिए वहां जाया जाता। झाड़ फूक कर लोग अपना जीवन यहां पर बिता रहे हैं। अगर किसी दिक्कत में आ जाते हैं तो झाड़ फूक करा दिया जाता है और समझा जाता है कि इसी से ठीक हो जाएगा। प्रभाकर जी, आप म्यूट मोड पर हैं। व्यवस्थाएं उपलब्ध ना हो। जी जी अरे जी, आ रही है आपकी आवाज सर, कहें अपनी बात पूरी करें सर, आवाज आ रही है। हाँ जी जी हाँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर भी जादू टोना या तंत्र मंत्र ये सब चीज़ों से काम चलाया जा रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध ना हो। कई बार जो लोगों के बिलीफ रहते हैं वो बिलीफ कई बार तक, और दूसरी चीज़ जो सोशल प्रेशर्स रहते हैं, जैसे हमारे साथ जो साइकेट्रिस्ट थे उन्होंने बताया, तो हम मोटे तौर पर अगर देखें तो इसको हम अपराध से ज़्यादा साइकेट्रिक
डिजीज से रिलेटेड ज़्यादा मान सकते हैं। और अनुपलब्धता से ज़्यादा ये है कि लोगों का जो विश्वास है, आपने देखा होगा कि कई बार यहाँ तक कि न केवल मानसिक रोगों के लिए, पेट दर्द वगैरह के लिए आपने सुना होगा कि लोग दाग देते हैं, या दूसरी इसी तरह की चीज़ों के लिए पीलिया झड़वाने का प्रचलन, यहाँ तक कि जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं उनके बीच में भी देखा होगा आपने कि पाया जाता है कि हम पीलिया, हेपेटाइटिस या जॉन्डिस जो बहुत कॉमन है उसके लिए झड़वाने जा रहे हैं। तो जो बिलीफ है वो अपनी एक जगह पर है, और उपलब्ध सुविधाएं, रही बात सुविधाओं की या रही बात सरकार की, तो आपको ये मालूम ही होगा कि 1982 से सरकार मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम चला रही है, और लगातार मानसिक स्वास्थ्य किस तरह से लोगों का अच्छा किया जा सके उसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। तो धीरे धीरे इसमें जो कमी लिखती है वो लगती है अभी भी लोगों का जो विश्वास अभी भी झाड़ फूक पर बना हुआ है, उनको साइंटिफिक चीज़ों की तरफ मोड़ना बहुत ज़रूरी है। उपलब्धता एक चीज़ है, उपलब्ध हर चीज़, अब आज अगर आप देखेंगे तो हर एक चीज़, चाहे वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हों हमारे, चाहे वो संजीवनी क्लिनिक्स हों, पीएचसी सीएससी तक मेंटल हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल है। यहाँ तक कि सबसे निचले लेवल पर, यानी कि जो सबसे छोटा यूनिट है आशा है, उनकी तक मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स के डायग्नोसिस से रिलेटेड ट्रेनिंग गवर्नमेंट करवा रही है। तो उपलब्धता तो है, पर उसका उपयोग बढ़ाना ये हम सबकी सामाजिक जिम्मेवारी है कि इसके बारे में। और कई बार हमने ये देखा है कि बहुत सारे ऐसे अपराध हैं जिनको हम आमतौर पर अपराध मान लेते हैं, पर उनकी जड़ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मानसिक रोग रहता है। तो उपलब्धता तो है, ठीक है, पर कह रहे उस हैं कि उपलब्ध उपलब्धता है, ठीक का है, काम उपयोग हो करना। रहा है, काम हो रहा है, लेकिन इस चीज से भी नहीं नकारा जा सकता है कि अभी भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, आदिवासी इलाके, पिछड़े इलाके, जहां पर जो एक सामान्य सी सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं है, जैसा इस गांव में भी देखा गया। हमारे सहयोगी ने अब इसी पूरे गांव में जाकर कुछ लोगों से भी बातचीत की थी और उन लोगों से जाना कि गांव में क्या माहौल है, हुआ क्या था। आइए देखते हैं उनकी रिपोर्ट। छिंदवाड़ा के बोदल कछार में एक बीभत्स घटना सामने आई है। यहाँ एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति ने अपने पूरे परिवार को मौत के घाट उतारा है। इस हत्याकांड में 8 लोगों की दर्दनाक हत्या हुई है। इसके अलावा एक आत्महत्या और एक व्यक्ति इस पूरे मामले में घायल है। हम इस वक्त बोदल कछार के उस गांव और उस घटना स्थल पर मौजूद है जहां ये कल रात को ये पूरा वाकया सामने आया है। ये पूरा उसका घर है। यहाँ देख सकते हैं जगह जगह खून बिखरा पड़ा है। यहाँ खून के छींटे आपको पूरे घर में देखने को मिलेंगे। अभी बताया जा रहा है कि इस व्यक्ति का नाम दिनेश है, जो कि मानसिक रूप से विक्षिप्त था। हाल ही में इसकी शादी हुई है वर्षा नाम की एक महिला से, जिसके बाद ये यहाँ रह रहे थे। काफ़ी सुखी परिवार था, लेकिन कल रात मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति ने यहाँ हत्याएं की, उसके बाद आत्महत्या की है। पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री का कहना है कि इस पूरे मामले में जो हत्यारा था वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था। उसके मानसिक रूप से विक्षिप्त होने के गांव वाले भी सबूत दे रहे हैं, घर वाले भी ये बात कह रहे हैं। हालांकि अब ये जांच का विषय है कि इतनी हत्या क्यों की और इसके पीछे वजह क्या है। संजय दुबे, बोदल कछार, एनडीटीवी। और नर्मदापुरम से अशोक पटेल हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं इसी पर अपनी राय रखने के लिए। जी कहिए, क्या कहेंगे आप? मैडम जी, मैं क्या सुबह गया था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जी, नर्मदापुरम जिले की हॉस्पिटल है, संभाग की हॉस्पिटल है जी तो ब्लड टेस्ट कराने गया था। तो ब्लड टेस्ट लेबोरेटरी में 9 बजे से शुरू होता है जी और मैं पैर से विकलांग हूँ। जी फिर बैठा रहा मैं 8:45 बजे पहुंच गया था। उसके बाद 10 बजे 1-2 स्टाफ के लोग आए। फिर उसके बाद बैठे बैठे भीड़ इतनी भयंकर हो गई कि कम से कम 20-25 मेरी माता बहनें थी और कुछ पुरुष थे। और गर्मी इतनी मैडम जी, उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी थे और वहाँ कोई मतलब कूलर पंखे की कोई व्यवस्था नहीं। और स्टाफ मेरा 12 बजे वहाँ पे एक बाबू है सराडे जी, उनने 12 बजे मेरा ब्लड निकाला। बोले अंकल आप बहुत परेशान हो रहे हो, मैं सीनियर सिटीजन हूँ।
जी उसके बाद उन्होंने निकाला, फिर मैंने सीएम जी हेल्पलाइन पर शिकायत अशोक जी, बिल्कुल हम इन्हीं व्यवस्थाओं पर ही बात कर रहे हैं। जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो नहीं है। आपका अपनी राय रखने के लिए, अपनी बात पहुंचाने के लिए शुक्रिया। तो लगातार हम बात कर रहे हैं, तस्वीरें हम उस गांव की आपको दिखा रहे हैं, उन गांव के लोगों की हमने बातें भी आपको सुनाई कि किस तरीके से लोगों का कहना था। हमारे साथ अर्चना साहिब भी हैं, डायरेक्टर है आरंभ से। अर्चना जी, हमारा सवाल आपसे ये है, देखिए लगातार हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं। बात डॉक्टर प्रभाकर जी जिस तरीके से कह रहे थे कि ऐसी चीज बात नहीं है, काम हो रहा है, लेकिन उन सुविधाओं को किस तरीके से उनको इस्तेमाल करना है, उनकी लाभ लेना है, ये अभी जागरूकता नहीं है। आप इसको क्या कहेंगे लेकर? देखिए, हम गांव की तस्वीर हमने दिखाई, गांव में साफ साफ बताया गया गांव के लोगों की तरफ से कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अगर किसी को कोई दिक्कत हो जाती है स्वास्थ्य से जुड़ी तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, जिसके चलते वो झाड़ फूक का सहारा लेते हैं। जी, मेरी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही, पूरा एको है। आपने क्या सवाल पूछे मैं नहीं बता पा रही। अर्चना जी, मेरा सवाल आपसे ये है, हम सवाल ये खड़ा कर रहे हैं इस घटना के बाद से, इस वारदात के बाद से, कि उन इलाकों में जहां पर शायद जागरूकता होती, शिक्षा होती, तमाम सुविधाएं होती, तो शायद झाड़ फूक वाली कोई बात ही सामने नहीं आती और इस वारदात से बचा जा सकता था। ये घटना वहां पर घटती ही नहीं, 8 लोगों की जान चली गई क्योंकि मानसिक रूप से एक शख्स बीमार था। इलाज की बजाय उसको झाड़ फूक के सहारे काफी वक्त से घर वालों ने रखा हुआ था। मुझे आपके सवाल से बिल्कुल सुनाई नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ, पूरा एको हो रहा है जी, लेकिन बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि शिक्षा बहुत जरूरी है और सबसे बड़ी चीज की ये जो मेडिकल क्षेत्र की जो शिक्षा होती है कि डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, ना कि झाड़ फूक। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में अब अभी भी देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग, खासतौर पे जो ट्राइबल बेल्ट। जी अर्चना जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, मैं आपके पास फिर से लौटूंगी। मैं अपने रिपोर्टर के पास जाऊंगी। आपने जिस तरीके से इस पूरे संजय इलाके का जायजा लिया, वहां पर उस परिवार से भी बातचीत की जिस परिवार में ये हादसा हुआ, क्या लोग कहते हैं? अगर हम इलाके की बात करें, यहाँ पर कोई जागरूकता की बात हो रही है, शिक्षित होने की बात हो रही है, क्या इस इलाके में कोई स्कूल आपको नजर आया? देखिए, बताना चाहेंगे कि छिंदवाड़ा जिला आदिवासी बहुल्य जिला है। आदिवासी अंचल का ये गांव है बोदल कछार। यहाँ जो कल घटना हुई, इसके बाद गांव में एक दहशत का माहौल था। जब हम उस गांव में पहुंचे, हमने लोगों से जानने का प्रयास किया। हम तो पहले उस लोगों से पूछे कि उसका घर कहाँ है, तो लोग डर में ये बताने को तैयार नहीं थे कि उसका घर कहाँ है जिसने ये घटना को अंजाम दिया। जैसे तैसे हम उस घर तक पहुंचे और हमने पूरा कवर किया। इस घटना के बाद हमने ग्रामीणों से भी बात की, तो ग्रामीण साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उनसे तक ये वंचित हैं। ये आदिवासी अंचल का क्षेत्र है, सतपुड़ा के घने जंगलों में बसा हुआ क्षेत्र है। यहाँ मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है। कल पीएचई मंत्री संपत्ति उइके भी पहुंची थी, उनके सामने ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ जो नल जल के जो 4 महज पूरे गांव में 4 हैंडपंप हैं जिनके सहारे पानी की सप्लाई होती है, लेकिन उनमें 2 बंद पाए गए और 2 ऐसे थे जो चल भी रहे थे और नहीं भी चल रहे थे, जिसकी शिकायत मंत्री से ग्रामीणों ने की। जिसके बाद पीएचई मंत्री ने इसके 1 दिन में उसे चालू करने के आदेश दिए गए। तो अब आप देखिए कि एक गांव में जहां जल की व्यवस्था नहीं है, जहां शिक्षा नहीं है, जहां स्वास्थ्य के लिए, अगर स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ से करीबन 20 किलोमीटर दूर चावल पानी एक छोटा कस्बा है, वहां पर उप स्वास्थ्य केंद्र है। इसके अलावा तामिया, जो कि लगभग उस जगह से 100 किलोमीटर के करीब पड़ता है, वहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। इतनी दूर कैसे ये ग्रामीण अपना इलाज कराने जाएंगे? वहीं एक सवाल और उठता है कि क्या इन आदिवासियों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा? अब ये नहीं कहा जा सकता है कि इनके पास आयुष्मान कार्ड था या नहीं था, ये जांच का विषय है। तो सुविधाओं के नाम पर कुछ क्या मिल रहा है, वो इन तस्वीरों से और कल हुई घटना के बाद से साफ दिख भी रहा है। मनीष खत्री, एसपी छिंदवाड़ा, ने इस पूरे मामले को लेकर, जांच को लेकर क्या कहा, आइए सुनते हैं। जो इसके द्वारा जो 8 जो इसके परिवार के व्यक्ति हैं, उनको कुल्हाड़ी से हमला करके
प्रकार इनकी हत्या कर दी। और इसके उपरांत जो इसके ताऊ का घर है वो करीब 50 मीटर दूर है, वहाँ जाकर ताऊ के जो बेटा है वो 10 वर्षीय है, उसके ऊपर भी हमला किया, जिसके जबड़े में कुल्हाड़ी से चोट पहुंची है, गंभीर चोट पहुंची है। और इसके उपरांत वो जो वहाँ पे जो दादी थी वो निस्तार गई थी, उसने आरोपी को देख के हल्ला किया और जिससे उसके माँ बाप और अड़ोसी पड़ोसी उठे। उनकी गतिविधि से आरोपी कुल्हाड़ी फेंक कर जंगल में भाग गया। और आरोपी के भागने के उपरांत जैसे ही इन्होंने डायल 100 पे पुलिस को सूचना दी तो थाना प्रभारी माहौलजीर, एसडीओपी जुनारदेव और मैं भी मुख्यालय से रवाना हुआ। सुबह पहुंच के पूरे क्षेत्र में घेराबंदी की, आरोपी फरार न हो इसको दृष्टिगत रखते हुए सभी प्रयास किए। और जब जंगल में सर्चिंग कर रहे थे तो जंगल में उसकी डेड बॉडी नाले के पीछे करीब उसके निवास से 150 मीटर दूर पेड़ में टंगी हुई मिली। इससे स्पष्ट हुआ कि उसने आरोपी जो है उसने फांसी लगाई है। और उसके परिजनों और यहाँ ग्रामीणों से पूछताछ में ये बात सामने आई है कि ये इसको मानसिक रोग था। तो ये भी बताया है, जिसकी अभी पुष्टि की जाएगी, कि ये अपना होशंगाबाद में कहीं काम करता था, तो वहाँ भी उसको कुछ ऐसी 1-1.5 साल पहले तनाव की स्थिति बनी थी और इसका वहाँ मानसिक रोग के लिए इलाज भी हुआ है। और इसके अतिरिक्त कोई अभी 21 तारीख को इसकी शादी हुई थी, अन्य कोई शिकायत या विवाद न थाने के सामने आया है, न ही यहाँ के ग्रामीण बता रहे। प्रकरण मार्ग और अपराध कायम करके विधिवत विवेचना की जाए। सर कुछ घायल इसमें तो 8 लोगों की हत्या पर सीएम मोहन यादव ने क्या कहा, ये देखते हैं। नमस्कार। मेरी जानकारी में लाया गया कि एक मानसिक रूप से विक्षिप्त नवयुवक जिसका विवाह अभी 7 दिन पहले हुआ, उसने अपने परिवार के ही 8 लोगों की अपने हथियार से उसने हत्या कर दी और अंत में अपनी स्वयं की आत्महत्या करके फांसी लगाकर खुद भी मर गया। ये घटना बड़ी दुखद है और ऐसी घटना एक तरह से सबको हिला देती है। दुख की इस घड़ी में मैं उनके परिवारजनों के साथ भी हूँ और हम पूरी घटना की जांच कराएंगे। मैंने अपनी वरिष्ठ मंत्री श्रीमती संपत्ति उल्टे जी को तुरंत छिंदवाड़ा जाने का निर्देश दिया है। वो वहाँ जाकर के पूरी परिवार से भी मिलेगी, उनके जो बाकी लोग बचे हैं। और जो बड़ा दुख है इस बात का, लेकिन शोक की इस घड़ी में मैं अपनी तरफ से सरकार जो कर सकती है जरूर सब कुछ करेंगी। ओम शांति। आशना साय हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशना, क्या आप मानती हैं, क्या लगता है, क्या गरीबी और मजबूरी एक बड़ी वजह थी कि डॉक्टरी इलाज ना कराकर झाड़ फूक की तरफ ये परिवार काफी वक्त तक भरोसा झाड़ फूक पर ही जताता रहा, भरोसा करता रहा? मेरा भी बस यही कहना है कि डॉक्टरी इलाज के बगैर खाली झाड़ फूक के ऊपर, और ये सिर्फ ये एक परिवार नहीं है जो झाड़ फूक पे भरोसा कर रहा है। हमारे ट्राइबल बेल्ट में आज भी झाड़ फूक के ऊपर बहुत ज्यादा लोग भरोसा करते हैं। और ऐसा नहीं है कि झाड़ फूक फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उसमें भी पैसा लगता ही। लेकिन डॉक्टरी या तो हमारे पास इलाज के लिए वो जो ट्रस्ट होता है लोगों का मेडिकल इलाज के लिए, वो ट्रस्ट अभी तक बिल्टअप नहीं हो पाया है। और उस ट्रस्ट की वजह से होता क्या है कि लोग पहले झाड़ फूक की तरफ जाते हैं। जी। पढ़े लिखे लोग भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनपढ़ लोग या जो जानते समझते नहीं है, लेकिन वो इतना जरूर समझते हैं कि झाड़ फूक कराने से कुछ हो। तो अर्चना, क्या आप मानते हैं कि यहाँ पर जागरूकता एक बहुत बड़ी जरूरत है अभी, अगर इस घटना को देखें तो? बिल्कुल बिल्कुल, जागरूकता मतलब मुझे लगता है कि सभी जगह पर जागरूकता चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ गरीब परिवारों में ही इस तरह की वारदात होती है। पढ़े लिखे लोगों के यहाँ पर भी इस तरह की वारदात होती रहती है और लोग बड़ी से बड़ी घटनाएं कर देते हैं, जैसा कि इस घटना में हुआ है। तो झाड़ फूक के ऊपर भरोसा न करके, और फिर मैं तो इसको एक सोशल बीमारी ज्यादा देखती हूँ रादर देन मेडिकल इश्यूज तो है ही है, लेकिन ये सोशल भी है। दूसरी चीज, अभी जैसे 21 तारीख को उसकी शादी हुई थी, जब परिवार जानता था कि उसका दिमागी संतुलन अभी ठीक नहीं है, तो ऐसे लड़के की शादी करने की क्या जरूरत थी? तो हमारे यहाँ का कितना ही गरीब है, लेकिन शादी करना एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि मेडिकल पे ट्रस्ट नहीं होना। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर्स या फिर जो भी हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी है, उनको बेहतर काम करने की जरूरत होगी, ताकि
लोगों को उनके मेडिकल सर्विसेज के ऊपर भरोसा हो जाए, ना कि झाड़ फूक के ऊपर। जी जी। ये इस घटना से ये जरूर समझ में आता है कि अभी भी लोग कितना झाड़ फूक के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सत्यकांत जी, उसका बिल्कुल क्या- झाड़ फूक पर भरोसा है, तभी इसमें भी देखा गया कि झाड़ फूक की उस युवक की कराई जा रही थी। आपसे सवाल है मेरा, जिस तरीके से सत्यकांत जी, क्या आपको लगता है कि कई बार इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने के बाद अक्सर ये कह दिया जाता है, जब कोई इस बड़ी वारदात में शामिल होता है तो ये देखा जाता है कि मानसिक रूप से वो बीमार था जिससे इस घटना को अंजाम दे दिया? देखिए, इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस केस में, पर्टिकुलर इस केस की बात करें तो निश्चित तौर पर मानसिक रोग की एक बड़ी भूमिका तो समझ में आ ही रही है। लेकिन अगर हम आत्महत्या की बात करें तो कहीं ना कहीं ये अगर हम केवल मानसिक रोगों के लिए कहें तो ये भी गलत होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सामाजिक फैक्टर, हमारा सपोर्ट सिस्टम कैसा है, हमारी जागरूकता कैसी है, हम ट्रीटमेंट को कैसा ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, किस हिसाब से सलाह ली जा रही है। तो आत्महत्या बड़ा ही कॉम्प्लेक्स फिनोमेना होता है, किसी भी एक कॉज को पूरी तरीके से हम उत्तरदायी नहीं ठहराते। लेकिन इस केस की बात करें तो निश्चित तौर पर एक कंसेप्ट तो बन रहा है, निश्चित तौर पर मानसिक रोग की भूमिका है। चूंकि इलाका बहुत रिमोट है यहाँ पर, तो निश्चित तौर पर जागरूकता का अभाव और कलंक का भाव दोनों एक बहुत बड़े एक रेजिस्टेंट फैक्टर काम करते हैं हेल्प लेने में। और मैं एनडीटीवी के माध्यम से ये सुझाव देना चाहूंगा कि हम डॉक्टर्स के साथ में पूरा का पूरा समाज साथ में आना होगा, तब मानसिक रोगों के प्रति जागरूकता होगी। वहां का पंच है, सरपंच है, पटवारी साहब हैं, वहां के मेडिकल ऑफिसर्स हैं, वहां के तहसीलदार हैं, सबको मेंटल हेल्थ के बारे में बोलना शुरू करना होगा। और एक फैक्टर मैं और यहाँ पर जल्दी से आपसे बताना चाहता हूं कि तापमान बढ़ने का भी बहुत ज्यादा रोल देखा गया है स्टडीज में। जी लगभग एक जी हाँ जी, तापमान बढ़ने की वजह से भी बहुत ज्यादा मेंटल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, हीट वेव, एंजाइटी, मेनिया जैसे लक्षण आते हैं, उन्माद भी बढ़ सकता है। तो इसका भी एक बड़ा रोल जी प्रभाकर जी, तो गर्मी भी एक बड़ा फैक्टर इसके लिए माना जाता है, जो मानसिक रोगी होते हैं उनकी परेशानी को और उनकी जो स्थिति है उसको बढ़ाने में, इंक्रीज करने में।